नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर 5th यूनिट चल रही थी हम लोगों की, और आज हमारा टॉपिक है समावेशी अभ्यास। अब समावेशी अभ्यास से क्या तात्पर्य है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर को किस प्रकार समावेशित अभ्यास करना पड़ेगा या किस प्रकार समावेशित होना पड़ेगा, तो किन किन क्षेत्र में उनको प्रयास करना पड़ेगा, किन किन विधियों को, प्रकारों को यूज करके वो इन बालकों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं या फिर उस शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पाठ्यचर्या में समावेशन। अब पाठ्यचर्या में समावेशन कि जो शिक्षक है वो क्या करेगा कि जो पाठ्यचर्या है वो तो बन चुकी है, लेकिन वो एक टीचर ये ऐसे प्रकरणों को चूज करेगा, ऐसे प्रकरणों को चुनकर इन बालकों को भी मतलब कि सहयोग प्रदान कर सकता है, और ऐसे इनका भी विकास उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से सामान्य बालक का हो रहा है। तो वो पाठ्यचर्या में तो प्रकरणों के माध्यम से वो चेंजेस कर सकता है कि प्रकरणों को इस प्रकार पढ़ाए, इस प्रकार उस प्रकरण का अपना अभ्यास करके आए कि वो बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ा सके। फिर बात आती है समय प्रबंधन में समावेशन। अब समय प्रबंधन में समावेशन, अब दिखती बात है कि जो विशिष्ट बालक है उनको समय अधिक चाहिए होगा, तो वो क्या करना है, शिक्षक को जो समय सारणी में इन बालकों के लिए अलग से स्थान देना होगा, तभी ये बालक अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से समावेशित सामान्य बालकों के साथ में हो पाएंगे। तो एक समय सारणी में स्थान देना, और हर तरह की अगर गतिविधियां बोले तो वहां पर भी इनको समय की ज्यादा जरूरत होगी, तो समय का वहां भी प्रबंध करना होगा। फिर बात आती है अधिगम गतिविधियों में समावेश। अब अधिगम गतियों में मतलब कि जो सीखने की गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत भी इन बालकों को विशेष प्रकार से एक टीचर को स्थान देना होगा, और सिखाने के लिए उसको अलग अलग गतिविधियां करवानी होगी। वो भले अगर एक शिक्षक है तो वो अगर विद्यालय में साधन उपलब्ध नहीं है तो वो साधनों को जुटाकर भी इस प्रकार की गतिविधियां वहां पर करवा सकता है, जिससे कि उनको अधिगम सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके। फिर बात आती है विद्यालय संसाधनों में समावेशन। अब विद्यालयों में, क्योंकि दिखती बात है कि अभी जो विद्यालय की स्थापना हो रही है वो गवर्नमेंट विद्यालय की स्थापना हो रही है, तो मतलब वो विद्यालय स्टार्ट होते ही सारे संसाधन है वो उपलब्ध होना जरूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में इतने संसाधन नहीं होते हैं कि उनका यूज उसके संसाधन भी होते हैं तो शिक्षकों की उपलब्धता वहां नहीं होती है। तो जो उपलब्ध संसाधन है उसके साथ क्या करना है, समावेशन करना है, उन्हीं से कार्य लेकर उन बच्चों को शिक्षण और अधिगम को आगे बढ़ाना है। फिर बात है सामुदायिक संसाधनों में समावेशन। अब समाज है, कुछ चीजें हो रही है वो समाज से जुड़ी हुई हो रही है, वो समाज के दायरे में हो रही है। मान लो को कैंप वगैरह है तो वो उसमें वहाँ कैंप का आयोजन कराने के लिए आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है और उनसे भी सहमति लेनी पड़ती है। तो उसमें भी समावेशन एक शिक्षक को पहले ही अभ्यास करना होगा कि किस प्रकार इनको समावेशित वो करेंगे, तो ये सीखना होगा एक शिक्षक को, या उसके पहले अभ्यास करना होगा शिक्षक को। फिर बात आती है स्थानीय संसाधनों में समावेशन। अब स्थानीय संसाधनों में समावेशन यानी कि जो पढ़ा रहा है शिक्षक को अगर पॉसिबल हो तो वहाँ आसपास, जैसे अगर कृषि के बारे में पढ़ा रहा है तो वो कृषि के लिए एक फार्म हाउस हो या किसी खेत पर जाकर कोई, अगर मान लो ऐसा व्यक्ति है जिससे वो कृषि के बारे में इन बालकों को जानकारी दे सके, तो स्थानीय स्तर पर उसको उनसे बात करके और वहां पर उनसे समावेशन करके, मतलब उनसे परमिशन वगैरह लेकर इन बालकों को वहां ले जाकर वो वाली सारी मतलब कृषि से संबंधित सारी जानकारियां ये बच्चों को दिलवा सकते हैं। हो सकता है कोई फैक्ट्रियां हो, किसी भी प्रकार का बिजली विभाग हो, उससे संबंधित जानकारी, कोई भी जानकारी नहीं, स्थानीय स्तर पर जो समावेशन है वो भी एक शिक्षक कर सकता है। फिर बात आ रही है शिक्षण नीतियों में समावेशन। अब शिक्षण नीतियों में भी एक शिक्षक को समावेशन करना होगा, क्योंकि सामान्य से ज्यादा समय या कह सकते हैं कि ज्यादा मेहनत एक टीचर को इन बच्चों के लिए करनी होगी, तो शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा या संशोधित करके उसको शिक्षण कार्य करवाना होगा।
फिर आ जाती है सहभागिता में समावेशन। अब सहभागिता में मतलब कि हर कार्य में, प्रत्येक कार्य में उनको जो सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों को लेकर, दोनों का समावेशन करके ही कार्य करवाना है। तो सहभागिता का भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको इस प्रकार से प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा एक टीचर को कि वो इन दोनों को सहभागी कर ही कार्य करवा सके। फिर है शिक्षण सूत्रों एवं सिद्धांतों में समावेशन। अब जो वो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से पढ़ा रहा है और जिन नियमों को लेकर वो शिक्षण कार्य करवा रहा है, तो उसके अंतर्गत भी उसको क्या करना पड़ेगा, जो ना बदलाव भी कर सकता है, वो कुछ मतलब परिवर्तन भी कर सकता है, या फिर उनकी भलाई को लेकर वो और भी कुछ नीतियां हैं और नियमों में थोड़ा बदलाव भी वो करके उनको अध्यापन कार्य करवा सकता है। इस प्रकार का उसको अभ्यास करना होगा। फिर बात आती है मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन। अब मूल्यांकन में हमने पहले उदाहरण के माध्यम से पढ़ा था कि परीक्षा हो या फिर प्रतियोगिता हो सकता है सामान्य और विशेष बालकों दोनों को लेकर अगर ऐसे बात हो तो वो एक सामान्य बालक 1 घंटे में करते हैं तो वो 2 घंटे में करते हैं। तो दोनों की अगर देखा जाए तो 1 घंटे में करा हुआ इंसान 1 घंटा और वेस्ट क्यों बैठेगा। तो अगर दोनों को माध्यम बनाकर वो 1.5 घंटे का या 1.25 घंटे का पेपर कर देते हैं तो दोनों को कार्य करने में रुचि मिलेगी और वो भी कार्य कर सकेंगे, वो भी कार्य कर सकेंगे। मतलब एक सपोज एक उदाहरण है। तो इस प्रकार जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, जो कार्य करवा दिया गया है, भले अगर प्रतियोगिता का मूल्यांकन हो, कक्ष में अगर किसी प्रकार से संबंधित मूल्यांकन हो, परीक्षाओं की बात है, तो उस मूल्यांकन में भी उनको सामान्य के साथ विशेष बालकों का समावेश करते हुए ही अपने मूल्यांकन का अभ्यास करना है। यानी मूल्यांकन जो वो अपना रहा है उसका अभ्यास उसको दोनों को मिलाकर ही करना होगा, समावेशित करके हो रहा है। ये बात है कि भाई जो भी एक टीचर है, एक मान लो एक टीचर है, उसको कक्षा में उपस्थित होना है और इन दोनों को सामान्य और विशिष्ट बालकों को समावेशित करके प्रत्येक कार्य करना है। तो उसको किन किन चीजों का समावेशन करना होगा वो हमने अभी पढ़ी है। अब अंत में आता है हमारा गृह कार्य प्रश्न। समावेशी अभ्यास के रूप में शिक्षा से संबंधित विभिन्न तथ्य एवं प्रक्रियाओं में समावेशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या अपने फेस को सही तरीके से कवर करके जाएं। आप बाहर जा रहे हैं तो आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें और सभी लोगों को ये कहें कि आप 6 फीट की दूरी बनाए रखें। और यदि आप सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे हैं तो आप घर पर आकर या फिर हो सके तो पॉसिबल हो तो वहीं पर हाथों को सैनिटाइज करें या फिर साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धोएं। सुरक्षित रहे और सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।